हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जियोग्राफी के सेकेंड पेपर बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईसी के यूनिट 5 का आज हम अध्ययन करेंगे। यूनिट 5 में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी को हम देखेंगे। जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सब टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 5 के लिए आप निश्चित हो जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद यूनिट 5 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें आप निश्चित ही सॉल्व कर पाएंगे। और इससे पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पर इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और इस यानी कि सेकंड पेपर का सिलेबस भी अगर देखना चाहते हैं, यानी कि सेकंड पेपर का सिलेबस है और फर्स्ट पेपर का सिलेबस, उसकी भी वीडियो आ चुकी है। आप सिलेबस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर उसका सिलेबस की भी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूनिट 5 आज हम अध्ययन करेंगे। यूनिट 5 में क्या अध्ययन करना है? सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग। ये मतलब कि यूनिट 5 का मुख्य टाइटल है। तो सुदूर संवेदक का अनुप्रयोग क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, किन किन क्षेत्रों में, इसी सब चीज़ों का अध्ययन करना है। तो आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सुदूर संवेदन का जो उपयोग होता है, सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग जो है, तो सुदूर संवेदन की मूलभूत विशेषता यह है कि एरियल फोटोग्राफी या डिजिटल इमेज और उपग्रह से प्राप्त इमेज, ये चित्र जो इमेज होते हैं भू संदर्भिक सूचना के स्रोतों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इनका उपयोग मुख्यतः किसके रूप में? डेटा के रूप में किया जाता है, उसके अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो वो किन किन क्षेत्रों में किया जाता है उसे देखते हैं। तो सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग विभिन्न विषयों का विश्लेषण करने के रूप में होता है, जो निम्न है। कैसे देखते हैं? जो शहरी नियोजन है उसके विषय में उपयोग किया जाता है, वानिकी के विषय में, यानी फॉरेस्ट्री जो होता है उसके विषय में, भूमि उपयोग, भूमि कवर मानचित्रण के रूप में, समुद्री अध्ययन, आपदा प्रबंध आदि आदि विभिन्न, यानी कि कृषि के क्षेत्र में, विभिन्न तरीकों के क्षेत्रों में, विषयों में इसका अध्ययन किया जाता है। सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग किया जाता है, इनका इस तरीके के विषयों में उपयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं भूमि उपयोग या भूमि कवर मानचित्रण, इसके विषय में हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूमि उपयोग व भूमि आवरण मानचित्र का अध्ययन, मानचित्रों का महत्व किस तरीके से। तो देखिए, ये दोनों चीज़ अलग अलग चीज़ें हैं। इसके विषय में सबसे पहले देखते हैं भूमि उपयोग क्या है और भूमि आवरण क्या है। तो देखते हैं, भूमि आवरण पृथ्वी की सतह पर भौतिक सामग्री है, यानी भौतिक सामग्री है, जैसे वनस्पति, शहरी बुनियादी ढांचे, पानी, खुली मिट्टी आदि, ये सभी क्या है? भूमि के आवरण है, भूमि आवरण है। लेकिन भूमि उपयोग क्या होता है? भूमि उपयोग क्या होता है? तो भूमि उपयोग इस बात का विवरण है कि लोग सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। भूमि आवरण से या अब देखिए, भूमि आवरण से तात्पर्य जमीन पर सतह के आवरण से है। भूमि आवरण का मतलब है जमीन की सतह पर कौन कौन से ऐसे सामग्री है, स्रोत हैं, जैसे वनस्पति, शहरी बुनियादी ढांचे, पानी, खुली मिट्टी, रेत, ये सभी चीज़ें क्या है? ये भूमि के आवरण है। जबकि भूमि उपयोग का मतलब है कि लोग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अपने उपयोग के लिए किस तरीके से उस भूमि का उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? भूमि उपयोग कहलाता है। तो ये है भूमि उपयोग और भूमि आवरण मानचित्रण का महत्व। अब हम देखते हैं आगे, भूमि उपयोग जो है एवं भूमि का आवरण की आवश्यकता क्या पड़ी इसके विषय में। तो किसी समाज का विकास पूरी तरह से उनके सामाजिक और आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। उनकी सामाजिक आर्थिक विकास कैसे, इसी सब चीज़ पर निर्भर करता है। यही कारण है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किए जाते हैं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण में स्थानिक और गैर स्थानिक दोनों डेटा सेट शामिल होते हैं। ठीक है, तो चाहे वो स्थानिक हो या गैर स्थानिक, सभी तरीके के डेटा को सर्वेक्षित किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसमें कि भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण मानचित्र स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर, इसकी आवश्यकता को आप समझते हैं कि भूमि उपयोग और भूमि आवरण मानचित्रण स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यक्रमों की योजना प्रबंधन और निगरानी में महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों में इसका महत्व है, इसकी आवश्यकता है, जिससे भूमि उपयोग के पहलुओं की बेहतर समझ प्रदान करती है। जिससे क्या होता है? भूमि उपयोग के पहलू जो होते हैं उसका बेहतर समझ प्रदान होती है कि उसका किस तरीके से उपयोग हो सके। और दूसरी ओर यह विकास योजना के लिए आवश्यक नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भूमि उपयोग, भूमि आवरण का महत्व या आवश्यकता जो थी किस तरीके से है वो समझ गए होंगे कि भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण मानचित्र स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों के पर कार्यक्रमों की योजना प्रबंधन और निगरानी में महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिससे भूमि उपयोग के पहलुओं की बेहतरीन समझ प्रदान हो सके। और दूसरी ओर विकास की योजना के लिए आवश्यक नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसी तरीके से। अब इसमें पढ़ना है भू स्थानिक डेटा और भू उपयोग और भू आवरण, ये क्या है? तो भू संवेदन निगरानी नेटवर्क और भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस में प्रगति के साथ स्थानिक डेटा की उपलब्धता तेजी से बढ़ रही है। तो स्थानिक जो डेटा है वो उसकी उपलब्धता तेजी से बढ़ रही है जीआईएस में प्रगति के अनुसार। तो इस तरीके से स्थानिक जो डेटा है उसकी उपलब्धता तेजी से बढ़ रही है। अब हम आगे देखते हैं, देखते हैं भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण मानचित्रों के अनुप्रयोग। भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण मानचित्रों के अनुप्रयोग। तो इसके अनुप्रयोग क्या हैं? तो देखते हैं
कि भूमि उपयोग और भूमि आवरण के क्या उपयोग हो सकते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के रूप में हो सकता है कि नहीं। उसके बाद दूसरा जो है वन्य जीव आवास संरक्षण के रूप में हो सकता है। आगे देखते हैं भूमि उपयोग मतलब बेहतरीन तरीके से इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है उसका, तो वो उसी के विषय में। तो GIS इनपुट के लिए आधारभूत मानचित्रण किया जा सकता है, नगरीय विस्तार, अतिक्रमण, ये सब। उसके बाद भूकंपीय अन्वेषण, संसाधन निष्कर्षण गतिविधियों के लिए नियमित। उसके बाद छठवां क्षति चित्रण, यानी कि बाढ़, ज्वालामुखी, भूकंप, आग आदि इनके द्वारा जो क्षति मतलब कि क्षेत्र होते हैं उनका चित्रण करना, मानचित्रण करना। तो इस तरीके से इनका उपयोग हो सकता है भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण के चित्रों के रूप में, मानचित्रण के उपयोग में। आगे हम देखते हैं सुदूर संवेदन का जो अनुप्रयोग पहले ही बता दिया था कि सुदूर संवेदन का उपयोग शहरी नियोजन, वानिकी, भूमि उपयोग, भूमि कवर मानचित्र, समुद्री अध्ययन और जल के क्षेत्रों में, मिट्टी के आपदा प्रबंधन, कोई भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो जाए, उन सभी के क्षेत्रों में आदि, इन सभी चीज जो मतलब कि क्षेत्रों के विषय में अध्ययन किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, और जो आगे है सुदूर संवेदन का वानिकीय में उपयोग क्या है, वानिकी में अनुप्रयोग क्या है। तो वन जो है, वन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो भोजन, निवास, जंगली जीव, ईंधन तथा कई वन उत्पादन प्रदान करते हैं। वनों के संरक्षण का मुख्य जो मुद्दा है यह है कि प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाओं के कारण प्राकृतिक वनस्पति अनावरण में बहुत मतलब कमी आ रही है। जो अनावरण है वो उसमें कमी आ रही है, यानी कि तेजी से कटाई हो रही है मानवीय क्रियाओं के कारण या प्राकृतिक क्रियाओं के कारण, आग लग जा रही है कहीं पर। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक वनस्पति उसका क्षरण हो रहा है, वो विनाश होता जा रहा है। तो उस चीज़ के सर्वेक्षण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो प्राकृतिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं, आग, जो बीमारी है, इस तरीके से। और मानवीय कारण जैसे कटाई, जलाना, अनाधिकृत कब्जा करना, औद्योगिकीकरण, भूमि उपयोग परिवर्तन आदि, इस तरीके से मानवीय कारण होते हैं। और हम देखते हैं आगे देखते हैं सुदूर संवेदन जो हमें इस प्रकार के परिवर्तनों की जानकारी देता है। सुदूर संवेदन जो होता है, रिमोट सेंसिंग, इस प्रकार के परिवर्तनों की हमें जानकारी देता है। वानिकी के अंतर्गत सुदूर संवेदन के प्रमुख उपयोग निम्न है। कैसे कैसे उपयोग हो सकता है, तो वन आवरण का मानचित्रण कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में वन का कितना है, कहाँ पर है, इस तरीके से। वनस्पति घनत्व का मानचित्रण, बायोमास का आकलन कर सकते हैं, प्रजातियों का आकलन कर सकते हैं, वन विभाग का मानचित्रण कर सकते हैं, इस तरह से वृद्धि स्टॉक आकलन कर सकते हैं, और आग का निर्धारण कर सकते हैं कि कहाँ पर आग कितने क्षेत्रों में लगी, और किस तरीके से कटाई के, इस तरीके से इनकी वृक्ष कटाई के जो मानचित्रण हम कर सकते हैं, कहाँ पर पिछले वर्ष कटाई हुई, आपकी कितना कटा। इस तरीके से हम परिवर्तनों की जानकारी ले सकते हैं, उनका सर्वेक्षण कर सकते हैं, और फिर उसके अनुसार हम नियम और कानून बना सकते हैं। इस तरीके से हम आगे देखते हैं वन विनाश एवं नवीकरण का मानचित्रण। तो मतलब कि बहुकालिक यानी कि समय के अंतराल में सुदूर संवेदक आंकड़े जो होते हैं प्राकृतिक वनस्पति की परिवर्तनशीलता को दर्शाते हैं। तो ये चीज़ क्या होता है, उसकी परिवर्तनशीलता को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं प्रजातियों की पहचान एवं मानचित्रण, इसका भी हम बना सकते हैं। वनों में आग का मानचित्रण हम दर्शा सकते हैं। तो इस तरीके से मानचित्रण के रूप में वानिकी का उपयोग, वानिकी में इनका मानचित्रण किया जा सकता है। इस तरीके से सुदूर संवेदन का उपयोग इसमें किया जाता है। आगे हम देखते हैं भूमि उपयोग मानचित्रण। भूमि उपयोग मानचित्रण ये क्या है, तो प्राकृतिक रूप से भूमि अलग अलग तत्वों के अंतर्गत होती है, अलग अलग तत्वों के अंतर्गत होती है, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति, जल, मरुस्थल, घास के मैदान, दलदल इत्यादि, ये सब होते हैं। प्राकृतिक विशेषताओं के अनुरूप मनुष्य ने इसे आर्थिक क्रियाओं के अनुसार अलग अलग उपयोगों में प्रयोग किया है, जैसे कि कृषि, वनीकरण, आवास, उद्योग, सड़क इत्यादि के रूप में इन क्षेत्रों का उपयोग किया है। किसके रूप में, तो भूमि उपयोग किया है। यानी कि जो भी वनस्पति, जल, मरुस्थल, सड़क, घास, इन सबको अपने कार्यों के आधार पर अपने अनुरूप मनुष्य ने अपने आर्थिक क्रियाओं के अनुसार उनका उपयोग किया है। तो आगे हम देखते हैं, तो इनका हम मानचित्रण बना सकते हैं, कितने क्षेत्रों में सड़क बनी है या कितने क्षेत्रों पर हमने पेड़ पौधे लगाए हैं, कृषि कर रहे हैं, तो इनका एक मानचित्रण किया जा सकता है। आगे देखते हैं भूमि उपयोग या भूमि आवरण अध्ययन प्रायः बहु अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। सुदूर संवेदन का उपयोग निम्न विषयों में सफलतापूर्वक किया जाता है। कौन कौन क्षेत्रों में सुदूर संवेदन, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में, ठीक है, आपदा प्रबंधन तथा मानचित्रण में, जंगली जानवरों के निवास संरक्षण में, नगरीय विस्तार या अनाधिकृत कब्जा करना, प्राकृतिक वनस्पति प्रकारों के सर्वेक्षण में। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों के लिए हम सुदूर संवेदन का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उनकी मदद से हम इसके लिए बेस्ट से बेस्ट अच्छे से कानून बना सकते हैं। उसके हम समझ सकते हैं कि क्या समस्याएं हो रही हैं, कितना परिवर्तन हो रहा है प्रतिवर्ष। तो इस तरीके से हम उसके विषय में गहन अध्ययन कर सकते हैं और उस पर हम नियम कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से सुदूर संवेदन का इन क्षेत्रों में महत्व है। और हम आगे देखते हैं नगरों का अव्यवस्थित प्रसार जो हो रहा है, इसके विषय में भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो संसार की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, नगरों का तेजी से वृद्धि या प्रसार हो रहा है तथा अर्थव्यवस्था कृषि आधारित प्रणाली से दूर हट रही है। जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी वो दूर हटती जा रही है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जो कृषि के लिए होते थे वहाँ पर आवास बनाए जा रहे हैं, नगर बनाए जा रहे हैं, तो उस क्षेत्र में घर बन जाएंगे तो कृषि भी कहाँ होगी। तो इसलिए इस प्रकार अर्थव्यवस्था कृषि आधारित जो प्रणाली है वो दूर हटती जा रही है। नगरों के अर्थव्यवस्थित विकास तथा अनियंत्रित प्रसार ने उपजाऊ कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा बढ़ा दिया है।
बिना कुछ मतलब कि आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो व्यवस्थित विकास और अनियंत्रित प्रसार के उपजाऊ कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा बढ़ गया है, क्योंकि अब लोग जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि वाले क्षेत्र में ही घर बनाएंगे, क्योंकि उनके पास जगह नहीं। तो इस तरीके से वो कृषि के वाला क्षेत्र भी कब्जा हो जाएगा, वहाँ पर घर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम सर्वेक्षण करते हुए ये पता लगा सकते हैं कि कितने एरिया पिछले वर्ष में था, अब कितने मतलब कि क्षेत्र में पिछले वर्ष की अपेक्षा ज़्यादा घर बना कहाँ क्षेत्रों में। तो इस तरीके से हम उसका सर्वेक्षण कर सही तरीके से नियम कानून बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं उसका उपयोग इस तरीके से इनके क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। समुद्री अनुप्रयोग जो है, तो समुद्रों में हमें कई तरह के लाभ होते हैं समुद्रों से। समुद्र जो होते हैं, समुद्र महत्वपूर्ण भोजन एवं जीवन भौतिक संसाधनों की पूर्ति करता है। ठीक है, इसमें इनसे समुद्री यातायात किया जाता है जो सरलतम एवं सुविधाजनक होते हैं। इससे मतलब कि इसमें क्या हो सकता है, मार्गों मौसम जल मार्ग जो होते हैं, मौसम जो होता है, जलवायु दशाओं की परिवर्तनशीलता की जानकारी से हम समुद्री गतियों का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इनके मतलब कि मार्ग जो है, क्योंकि जो मार्ग है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना, मौसम कैसा है, जलवायु दशा क्या है, तो उसके आधार पर उसकी परिवर्तनशीलता की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि जो समुद्र जाते हैं उनके लिए उनकी पर्टिकुलर स्थान पता होना चाहिए, किस मतलब की दिशा से जाना है, तो वो सारी चीज़ें खुद के लिए अध्ययन करना आवश्यक है। तो इस तरीके से इस क्षेत्र में भी मतलब कि सुदूर संवेदन का उपयोग होता है। सुदूर संवेदन के विभिन्न वर्तमान मतलब कि समुदाय अनुप्रयोग किए जाते हैं। तो वर्तमान समुदाय अनुप्रयोग निम्न रूप में किए जाते हैं, किन किन रूप में, तो समुद्रीय प्रतिरूपों के पहचान के रूप में, धाराओं लहरों भंवरों स्थान तथा जलभाग की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए, तूफान हवा लहरों की भविष्यवाणी करना, मछलियों का भंडारण तथा समुद्री जीवों का मूल्यांकन करना, कहाँ पर कितने जीव जंतु हैं, इस तरीके से मूल्यांकन करना। उसके बाद पांचवा है तेल प्रसार की जानकारी, कहाँ पर जो प्राकृतिक भंडारण है वो उसकी जानकारी प्राप्त करना। समुद्री परिवहन का अनुप्रयोग करना कि किस तरीके कौन कौन सी जगह है जहाँ से आसानी से परिवहन मतलब कि उसको जलाया जा सकता है, उसका मार्ग कैसा है। और उसके बाद समुद्री वनस्पति मानचित्रण, तो समुद्र के अंदर जो वनस्पतियाँ हैं, पेड़ जीव जंतु हैं, उनका मानचित्रण करना। तो इस तरीके से हमने देखा समुद्र के क्षेत्र में भी इसका सुदूर संवेदन का किस तरीके से उपयोग है, किस तरीके से इसका महत्व है, तो हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं, और तो आगे है भूमि उपयोग मानचित्रों की आवश्यकता। तो भूमि उपयोग मानचित्रों की आवश्यकता क्यों है, तो भूमि उपयोग मानचित्रों हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र और पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करने में हमारी हेल्प करते हैं, इसीलिए ये आवश्यक है। तो इसकी आवश्यकता हम समझ गए कि उनकी परिवर्तनशीलता है उसका अध्ययन करना, उससे हमें जानकारी प्राप्त होगी कि किस तरीके से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, कितने प्रतिशत बचे हुए हैं, तो ताकि पारिस्थितिकीय तंत्र को संभाला जा सके, उसे बचाया जा सके पर्यावरण को। तो इस तरीके से भूमि उपयोग मानचित्रण की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमने यूनिट 5 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखा, जो कि एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम में जो प्रश्न बन सकते हैं, इन्हीं टॉपिक्स से प्रश्न बनेंगे। तो आप अपने एग्जाम को देने से पहले इन जितने भी हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के वीडियोस बनाए, उन वीडियोस को आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा। आपको प्रश्न इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आए होंगे, और जल्दी हम नेक्स्ट यूनिट 6 की वीडियो भी लाने वाले हैं। तो आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके, वे अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स नंबर ला सकें और अच्छे से अपने पेपर को दे पाएँ। तो हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।